हस्तक्षेप के YouTube चैनल पर बोल पब्लिक बोल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ विजयकांत जी हैं, मैं रुपेश। आज सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि चूँकि ये YouTube चैनल पर है तो वो आप बगल में सब्सक्राइब को पहले सब्सक्राइब कर लें और जो बेल की घंटी बनी हुई है उसको आप उस पर टच कर लें ताकि जब हमारा कोई बातचीत आगे होता रहे तो आप तक पहुंचता रहे। बोल पब्लिक बोल में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बातचीत के आधार पे आप भी कुछ बोलें, आप भी अपनी आवाज़ को लगाएं, अपनी समझदारी को। जैसा कि जानते हैं कि अभी कोविड-19 के बाद पूरे दुनिया में अफरा तफरी मचा हुआ है। खास करके भारत में जब आज 52 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है और आज भी लोग अफरा तफरी में है। पहले जब यह घोषणा की गई थी 22 मार्च को, तब हमें देश को यह समय नहीं दिया गया और सीधे तौर पे 24 घंटा के अंदर लॉकडाउन में हम लोग चले गए। और जबकि दुनिया के कई देश जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है वो पहले से घोषणा किया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने जब अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा की तो 5 दिन का समय दिया ताकि जो आवश्यक चीज़ें हैं वो लोग उसकी व्यवस्था कर ले और अपनी ज़िंदगी को उसके हिसाब से सेट कर ले कि हमें लॉकडाउन में रहना है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आज हम देख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा की स्थिति बड़ा ही खराब है। प्रवासी मजदूर, अपने राज्य के मजदूर, अपने गांव शहर में रहने वाले मजदूर, सबों की हालत बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। और हम सब मरमाहत हैं, आज पूरा देश मरमाहत है कि कोरोना के बीमारी से लोग तो मरे ही मरे, दूसरे दूसरे बीमारियों से भी लोग मरे। और प्रवासी मजदूर जो चलते चलते लगभग 450 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। कोई रेलवे लाइन पर सोए हुए चले गए, कोई सड़क पे चलते चलते गाड़ी से टक्कर लग करके ट्रक के अंदर कुचल कर मर गए, किसी पर गाड़ियां चला दी गई और कोई पुलिस के प्रताड़ना से नदी में कूद कर मर गए। तो मरने वालों का बड़ा ही दुखद स्थिति है। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार के सामने हम लोग आपस में जो बातचीत करते रहते हैं कि हमने बात रखी भी है कि आज जो बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग जो प्रोजेक्शन है सेंसस का, उसके हिसाब से 2020 में लगभग 13 करोड़ लोग यहाँ पे हैं, आबादी है इसकी। और 2011 के सेंसस में 11 करोड़ लोग थे लगभग। तो राज्य सरकार जो है आज तक इन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में 50% से ज़्यादा बच्चे जो है मालनूरिश्ड हैं और ख़ास करके वो सेक्शन जो गरीब है, गरीब के अलावा जो ऐसे जातियां हैं जैसे घुमंतू जाति हैं या ट्राइब हैं या फिर मुजहर समुदाय के लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, भूख का शिकार है, क्योंकि उनके पास कोई काम का व्यवस्था नहीं है। और हमारे पास सरकार के सामने काफ़ी लंबा टाइम मिला और उनके पास खाद्य सुरक्षा कानून भी है और उस खाद्य सुरक्षा कानून में वो खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि शहर में लगभग 50% आबादी को, ग्रामीण 75% आबादी को और राष्ट्रीय औसत के हिसाब से कहें तो 68% आबादी को वो राशन उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार हमारा जो है वहाँ थोड़ा पिछड़ा राज्य है, इसको कुछ हिस्सा मिलता है उसका, तो उसके हिसाब से लगभग 86% आबादी को, यानी 14% आबादी को सिर्फ नहीं मिलना है राशन। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे शहर में या हमारे बिहार में मात्र 14% लोगों को अनाज नहीं मिला होगा? उस 14% में टैक्स पेयर हैं
मिडिल क्लास के बहुत तरह के लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सब आते हैं उसमें, ये सब हैं। तो बड़ा ही भयानक स्थिति है कि सरकार इतना उपलब्धता होने के बाद, आपको पता भी है कि जो अनाज है हमारा वो इतनी प्रचुर मात्रा में है कि अगर सरकार लगातार चाहे कि 3 वर्ष तक लोगों को खाना खिलाए तो फ्री में खाना खिला सकता है। ये तो सही बात है कि आपने जो ये पीडीएस का जो इशू उठाया है, खास करके जो खाद्य सुरक्षा में जो बात हम करते हैं, तो बिहार ये वैसे तो पूरे देश के बारे में ये तो साफ है, ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। और डेवलपिंग कंट्री में जो खास करके बिहार जैसे राज्य का जो स्टेटस है वो बहुत ही निचले पावदान पर, अन्य राज्यों के अगर तुलना की जाए तो ये यहाँ बहुत ही हम नीचे के पावदान पर हैं। और यही कारण है कि बिहार के ये जो नीतीश गवर्नमेंट भी लगातार विशेष राज्य के दर्जा की बात करते आई है और टाइम टू टाइम पर इस सवाल को उठाते आई है। बावजूद इसके जो हालात है यहाँ, खास करके आप जिस पीडीएस की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यह एक तो वेलफेयर स्टेट का दर्जा भी है। वेलफेयर स्टेट का जो पॉलिसी है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और उसमें खास करके डेवलपिंग कंट्री में जो चीज़ें जो उसको ड्राइव करने की ज़रूरत है, तो उस वेलफेयर स्टेट के पॉलिसी को और उस नज़रिए को भी नज़रअंदाज करने की बहुत जो सातिर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सातिर कोशिश की गई है, खास करके अपने बिहार जैसे पिछड़े राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें। और उसमें खास करके एक चीज तो है साहब कि जो जिस ढंग से जो राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राशन कार्ड बनाने की जो प्रणाली है, जो तौर तरीके हैं, वो काफी ही वो एक तरह से समझिए कि एक पूर्वाग्रह से प्रेरित है। और उसमें भी जो उसमें भी ये इच्छा या फिर पसंदगी नापसंदगी का भी सवाल है। ये कह सकते हैं, ये तो आप देख सकते हैं ना, नहीं इसमें कह सकते हैं कि सरकार जो है 86% लोगों को, मतलब जिनको एंटाइटलमेंट मिलना है उनको चुनना उनके लिए आसान है, क्योंकि 14% लोगों को बाहर कर देना है। जो टैक्स पेयर है उनको वो बाहर कर देते, जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको बाहर करते, जिनके पास 4 पहिया वाहन है उनको हटा देते, और वैसे लोग जिनको जरूरत है उनको तो ऑटोमेटिक इंक्लूजन कर लें। उसके लिए तो सरकार मानी भी थी बहुत पहले, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है कि जो घुमंतु जाति के लोग हैं, जो मुसहर परिवार के लोग हैं, या जो अन्य भूइयां जाति के लोग हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं, SC ST हैं, उसमें ज़्यादातर कर लीजिए कि SC ST में भी जो निकले उसको वो ऑटोमेटिक इंक्लूड कर लें। तो अभी नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि सरकार की परिस्थिति क्या है कि सरकार जो कह रही है आबादी के हिसाब से, और बिहार के ही एक मंत्री हैं जो केंद्र में है रामविलास पासवान जी, वो कहते हैं कि 15 लाख लोगों को अभी तक बिहार सरकार 2013 में कानून आया, लेकिन अभी तक इनको कार्ड नहीं दिया गया है, इनके लिए खाली है, उन्हें इंटाइटलमेंट है राज्य के पास। तो एक इशू तो ये है कि राज्य सरकार इसको नहीं कर पा रही है। हम लोगों के अनुसार ऐसा लगता है कि 25%, ये जो है आंकड़ा 10% का है, और 25% आबादी का, यानी जब 2011 में जो आबादी थी उसके हिसाब से वो बता रहे हैं, और आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आबादी बढ़ गया। तो जब ये बढ़ गया तो उसमें अगर जोड़ देते हैं तो 25% आबादी और भी है जिनको कि इसका एंटाइटलमेंट मिल सकता था। ये तो साफ है कि ये जो बिहार में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस कंडीशन पर अगर हम गौर करें तो साफ है कि वो एक तो हमारे पास जो एक पूरा दलित समुदाय है, दलित कम्युनिटी है, न केवल भुइया, न केवल मुसहर, न कोई और, बल्कि ये दलित इन जनरल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जो हम लोग डिमार्केशन जो करते हैं, तो अगर वो हालात देखें तो एक तरफ तो ये दलित समूह है, और उस दलित समूह के अलावा भी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन के ये समकक्ष जो लोग आते हैं, उनकी जो संख्या अगर जोड़े, जिनको हम कहते हैं कि वो सबसे अंतिम पावदान पर जो लोग हैं, वो खास करके वो जो जातीय जो ये गणना है और सारे हिसाब से अगर देखें तो अत्यंत पिछड़ी जातियां जिसको हम कहते हैं,
तो उसको अगर टोटल को अगर शामिल करें तो एक बड़ा डाटा, बड़ा आंकड़ा, बड़ा नीड जो है बिहार के लिए है। और इसको देखते हुए मैं समझता हूँ नहीं, इसमें और एक बात है कि जैसे देखिए, अगर जैसे राज्य सरकार अक्सर ये कहती है कि भाई हम कहाँ से ये उपलब्ध करें, तो आपको पता होगा कि लगभग 77 मिलियन टन जो है ये अनाज हमारे गोदामों में पड़े हुए हैं, जो सड़ रहा है गोदाम। हर साल इसकी खबरें अखबारों में आती ही रहती है। और देखिए, इस संदर्भ में जो कहा गया है कि आपदा के लिए जो बफर स्टॉक रखना है, उसमें लगभग 24 मिलियन टन उनको रखना है इसके लिए। तो ये तो 77 मिलियन टन है। और इसी से ये अनुमान के साथ 24 मिलियन इसलिए अनुमान किया गया कि जो हमारी पूरी आबादी है उसको हम भोजन एक साथ खिला सके, तो ये 24 मिलियन टन में हो सकता है। और हमारे पास 77 मिलियन टन है। और आपको एक और जानकारी हम सबको है ही, देश जानती है कि 40 मिलियन टन अभी जो उत्पादन होगा उसका अनाज को प्रोक्यूर करके स्टोरेज करना है सरकार को। तो जगह खाली करेंगे तब ना ये जगह भरेगा। तो एक सवाल यह भी है कि जो किसान उत्पादन कर रहा है उसको अगर हमको स्टॉक में रखना है, तो जब तक ये खाली नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे। और सुप्रीम कोर्ट भी कहा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट 3 केस में कहा है। एक तो है कि 2001 में जो पीयूसीएल का कानून आया, ये केस था, उसमें उसने कहा कि भाई फूड सिक्योरिटी के लिए जो गरीब है उसमें बांट दो। उसके बाद बिहार में आपदा तो आते ही रहता है देश भर में, सूखा और बाढ़ का, तो उसमें भी उसमें कहा था कि फ्री में अनाज बांट दो पूरे गरीब लोगों के बीच में। क्योंकि अगर क्योंकि एक सरकार में एक तर्क भी है कि जितना अनाज आपके पास है उसका रख रखाव का जो कॉस्ट है वो उससे ज्यादा है, जितना कीमत है अनाज का उससे ज्यादा कॉस्ट है रख रखाव का। तो भाई आप बांट दो और फिर अगला आ जाएगा। तो यही एक छोटी सी राशि है, बहुत अमाउंट लगना भी नहीं। दूसरी बात और इसमें की गई है कि जब अनाज की बात है तो दाल और तेल की बात। अब देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग तो मुख्यमंत्री के घर के बगल में ही देखे हैं, वहां भी पूछे हैं, वहां भी अनाज नहीं मिला है। और दाल तेल की तो बात दूर है, पूरे बिहार में कहीं भी दाल और तेल उपलब्ध ही नहीं कराया गया और देश भर में नहीं कराया गया। देखिए, उस दिन वित्त मंत्री अभी अपने भाषण में कह रहे थे कि हमने दाल और तेल बांटा है इसके साथ। ये कितना बड़ा झूठ है ये, और अच्छा बात नहीं लगता है। जबकि तो ये होना चाहिए कि चावल, दाल, आटा और वो मसाला और नमक, ये चीनी, ये सब सबसे ज्यादा एसेंशियल है, इसको प्रोवाइड करना। हाँ, मतलब जरूरी है, लेकिन उसको सरकार नहीं कर पाई है। तो ये एक बड़ी बात है कि, है ना, ये नहीं हो पाया है। तो यानी कि ये है। दूसरा है कि एक तो खाद्य सुरक्षा का ये परिस्थिति है कि सरकार बोल नहीं रही है और झूठ भी बोल रही है। तो ये हम लोगों को इस बात पे सोचना। देखिए, दूसरा कहती है कि खाना, जो लोग खाना नहीं बना के खा सकते हैं वैसे लोगों के लिए खाना की बात, लोग चल रहे हैं अभी उसके लिए खाना की बात, लेकिन ना माइग्रेंट के लिए खाना की। अब सरकार जो घोषणा करके बता रही है कि हम 25 लाख लोगों को खाना खिला दिए, एक तो ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि अपने शहर में ही देख रहे हैं हम लोग कि कितने लोग खाना बांट रहे हैं। सरकार की खाना तो पहुंच नहीं रही है, लेकिन एक एक सेंटर पे कितना 200 आदमी खाता है, 300 आदमी खाता है, 6 सेंटर रखे हैं तो 1200। सरकार का वेबसाइट पे जाइएगा तो यही लगभग यही सब आंकड़ा है। लेकिन भाषण में उन्होंने कह दिया कि हम इतना खाना खिला दिए हैं। दूसरी बात कि देखिए, पूरा कितने दिन के बाद पूरे देश में सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का ग्रुप, या फिर हम लोग बात कर लें कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी है, अलग अलग नागरिक समाज है, अलग अलग तरह के लोग हैं, वो सब अपने ताकत से लोगों को खाना खिलाया। और उसमें भी देखिए, आपदा घड़ी में सरकार ने क्या किया। सरकार ने कहा कि किसी को इजाजत नहीं है मदद करने की, हम खुद कर रहे थे। अगर आप बताइए, पुलिस के डंडा लेकर घूम रहे थे लोग, और जब पुलिस की डंडा लेके घूम रहे थे वैसे में लोग पैदल जा करके, छुप करके, यानी लोगों के अंदर में कितना, ये कहेंगे संवेदना है, लेकिन सरकार के अंदर में संवेदना ही नहीं है। ये साफ साफ है ना कि हमारे पास सरप्लस अनाज है और वो अनाज गोदामों में सड़ जाए, लेकिन हमारे पास या हमारी सरकार जो है उसके पास इच्छा शक्ति का इतना अभाव है ना, वो हार्डली इस चीज को न कभी सोचती है ना उसको करना चाहती है। अगर वो चाहती तो ये अनाज गोदामों में रहते हुए सड़ते नहीं, बल्कि जिनको जरूरत है, जिनकी जरूरत है उन तक वो अनाज पहुंचती।
एक तो एक बड़ा गैप है यहाँ पर, ये इच्छा शक्ति का अभाव है, सरकार करना नहीं चाहती है, साफ साफ नहीं करना चाहता। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो हजारों किलोमीटर की दूरियों को तय करने पर जो लोग आमादा हैं, अगर सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति है कि हमारे कोई भी लोग भूखे नहीं मरेंगे, कोई लोग भूखे पेट न सोएंगे ना भूखे पेट चलेंगे, तो ऐसी अवस्था में वो जो पूरे जो लॉन्ग टूर में जो लोग निकले हुए हैं, वो जगह जगह किसी किसी अलग अलग पड़ाव को आप बना सकते थे। पूरे 1000 किलोमीटर के रेंज में भी पड़ाव बना सकते हैं। जो सपोज कीजिए कि दिल्ली टू पटना जिन लोगों को आना है, तो रास्ते में कई पड़ाव आप खड़ा कर सकते थे, जहां उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पीने की पानी की व्यवस्था या उनके आराम करने की व्यवस्था, ये तो तत्कालिक रूप से कर सकते हैं। अगर आप रेलगाड़ी नहीं चला रहे थे, अगर आप बस नहीं चलाने की इजाजत दे रहे थे, तो ऐसी अवस्था में तो एक तो ये कहना चाहिए था, उससे फूड राइट महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, इस बार देखिए ये बात हुई है, इस लॉकडाउन में ये आपदा की घड़ी में ये बात पता चला कि जो ये व्यवस्था है, फूड सिक्योरिटी की जो ये व्यवस्था है इस कानून के तहत, इसका बहुत महत्व है, ये बात इसमें साबित हो गया है। और इसलिए इस व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत नहीं करिएगा भारत जैसे देश में, तो ये मुश्किल है। और यहाँ पैसे से काम नहीं है, सिर्फ कैश से। देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब सरकार समझती है कि सिर्फ चावल बांट दें, जबकि एक पूरा का पूरा, और हमारे 2013 के जो कानून है खाद्य सुरक्षा के बारे में, उसमें पूरी बात कही गई है कि जो अनाज है उसका उत्पादन के साथ साथ उसका जो बाजार तक पहुंचेगा ना, उठाव और खरीद, उसके बाद उसका भंडारण, और भंडारण के साथ साथ फिर उसका वितरण की बात। ये सही बात है कि आज से कई अरसे पहले जो उस वक्त की जो तत्कालिक गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आगे, बल्कि एक हरित क्रांति का नारा दिया गया था। हरित क्रांति माने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हुई थी, और उसके आधार पर देश को अनाज के प्रति आत्मनिर्भरता बनाने की मुहिम चली थी, और इसमें बहुत सारी सफलताएं भी उन्होंने हासिल की है। सफलताएं अगर नहीं मिली होती तो वो गोदामों में अनाज रखे सड़ते नहीं, है ना, तो ये साफ है। तो उस अवस्था में जो चीजें, जो पॉलिसी है, जो एक्ट है हमारे, अगर वो एक्ट ढंग से काम करती, तो उसमें आप देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीसीएल के ये पर उनके याचिका के आधार पर उसने जो नोटिस लिया था, और एक पूरे फूड कैंपेन का जो एक व्यापक जो प्रभाव था, उसके एवज में जो एक्ट बने हैं, जिसमें आप भी शामिल थे ना, आप तो आप भी थे कि ये फूड राइट सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के स्टेट चैप्टर के आप एडवाइजर भी थे, तो आपको ये पता है वो पूरे मुहिम को आपने कैसे लीड किया था, आप लोग कैसे देखा था इसको, समझा था। और इसमें एक सब हालात बहुत ही एक बात और ये है कि खाद्य सुरक्षा की जब बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर और ये, लेकिन इसके साथ साथ और भी इशू है सरकार के साथ, और कानून में भी कहा गया है कि हम ये इसे पोषण की सहायता करते हैं, पोषण तत्वों की सहायता का काम है इसमें, लेकिन उसके लिए आईसीडीएस और मिड डे मील की व्यवस्था सरकार ने की है, और आईसीडीएस में गर्भवती माताएं और किशोरी बच्चियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए कितने परसेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, नीड है उस नीड के अनुपात में वो आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसमें कानून में है कि हम आबादी के हिसाब से जितने हमारे जहां भी 25 बच्चे होंगे वहां पे सेंटर होगा, लेकिन अब ये सरकार जो है वो वार्ड के आधार पे 1,25,000 बिहार में सेंटर खोला है, जिसमें से लगभग 75,000 फंक्शनल है, तो इसमें भी 50,000 नहीं फंक्शनल। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या है, ये सवाल तो हमारा और दिनों के लिए है, लेकिन आज कोविड पीरियड में आपने इसको बंद कर रखा है, इसके गतिविधि को। सवाल यहाँ पर है कि जब ज्यादा क्राइसिस है, आप सेंटर बंद कर, आप उसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानते हुए आप लोगों के खाना पीना की व्यवस्था आप कर सकते थे, है ना। तो ये एक तो ये है। दूसरा, मिड डे मील को भी आप व्यवस्था कर सकते थे, और इसके साथ साथ ये भी बात है कि हम लोग क्योंकि फूड सिक्योरिटी पे और सोशल सिक्योरिटी पे अपना चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात को हमको ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत है कि इसका मतलब फूड सिक्योरिटी पोषण सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और जब पोषण सिक्योरिटी होगा
तो हमको खाद्य के आत्मनिर्भरता पे बात करनी पड़ेगी, पर्यावरण आपदा या जलवायु परिवर्तन पे बात करनी होगी, और इन सब चीजों पे भी सरकार, और ये कानून में भी ये बातें कही है कि बियॉन्ड आप इसके स्कीम्स की बियॉन्ड आप जाकर के देखिए। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि अगर ये स्थिति में अगर खाना नहीं मिलेगा, लोगों को पोषण नहीं मिलेगा, तो अभी हम जिस कारण से हम एक बीमारी के चलते बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि इम्यूनाइजेशन बढ़ाइए अपने लोग सब है ना, खाने पीने में फल इस तरह का चीज ज्यादा खाइए ताकि आपका पेट ठीक रहे, आप ठीक रहेगा। रोटी में ये नहीं रहा है, फल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से? इम्यून सिस्टम, तो दो सवाल खड़ा होता है। एक तो कि खाना को परिवर्तित करने के लिए ऐसे में जब आपके पास रोजगार नहीं है तो उसके लिए कुछ आपको पैसा चाहिए, और दूसरा अगर आप ये नहीं उपलब्ध कराएंगे तो लोग बीमार ज्यादा होंगे। आप देखते हैं ऐसे ही मजदूर जब मजदूरी करता है तो वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से, सिकुड़न की बीमारी से, कई तरह की बीमारियों से प्रभावित हो जाता है, तो वो ज्यादा बीमार होंगे। ये तो बिहार में मेजर रूप से ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस है, और अधिकतर जो मतलब जो गरीब तबका जिसको कहा जाता है, जो हाशिए पर जो लोग, वो इससे ज्यादा मरते हैं, कोरोना से ज्यादा। मैक्सिमम लोग ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित हैं, और एक बड़ा मतलब इशू है हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए, इस राज्य के लिए। तो एक तो ये है कि इस पे यानी हम लोग जो बात करना चाहते थे सरकार से, सरकार करती जरूर है लेकिन उसको काट के हमारी बात, जैसे 1000 रुपया वो दे रही है, 1000 का कोई मतलब नहीं है आज के संदर्भ में। पेंशन स्कीम में आप सब लोग जानते ही हैं, मिला भी है कि नहीं, इसका तो कोई डेटा है? उसका बता रहे हैं कि पेंशन स्कीम में भी 200 रुपया देने की बात अभी 400 किया है, हम लोग तो 3000 रुपया की बात कर रहे हैं। उसी तरह से आज के परिस्थिति में अगर न्यूनतम मजदूरी आप निर्धारित जो किए हैं उसको अगर जोड़िए और स्टैंडर्ड पोषण के आधार पर जो लिविंग है उसको अगर आप जोड़ दीजिए तो हम लोग 12000 की मांग करते हैं। बिल्कुल जो मजदूर का काम छूट गया, जो देख रहे हैं कि जिस परिस्थिति में जो मजदूर है चल रहे हैं महीनों से जो प्रभावित है, तो उन लोगों के लिए अगर 12000 रुपये नहीं मिलेगा कन्वर्ट कॉस्ट उसको समझ सकते हैं, अपने को तैयार करेगा ना 3 महीना में कि हम आगे फिर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है। लेकिन सरकार 1000 रुपया देख रही है, उसमें भी अभी हम लोग एक स्टडी किए थे, इस स्टडी में लगभग हम लोगों को पता चला सरकार के दावा का पोल खुला, उसमें 35 से 40% ही लोगों को मिल पाया है 1000 रुपया, है ना। तो ये तो अभी हम लोग छोटा सर्वे किए हैं, अगर बड़ा सर्वे करके देखा जाएगा, इसको लोग देखेंगे ही, बहुत सारे लोग अध्ययन करें, तो ये एक परिस्थिति है। नहीं, अभी भी ये कमल लोगों के पहुंच से बाहर है, ये जो घोषणा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी भी आम लोगों के पहुंच से बाहर है, जो लाभार्थी हैं उनके पहुंच से अभी भी बाहर है। ये साफ साफ है, पेपर पर या मैंने किसी चैनल के माध्यम से आप लाख वाहवाही लूट लीजिए, अलग बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी तक उनके पहुंच से बाहर है। उसका कारण है, उसके लिए जो ढांचा और जो व्यवस्था चाहिए था, इनको सरकार को भी केंद्रित व्यवस्था जो बनाना चाहिए था वो इन्होंने बनाया नहीं। अब इन्होंने कह दिया कि पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाकर के सब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भरिए, ठीक है, लेकिन आप उसमें फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल करते हैं ना, लेकिन वो नहीं कर पाए। लोग वॉलंटियर किए हैं लेकिन फिर भी सिविल सोसाइटी ने मदद किया है। से हो रहा ये तो टेक्नोलॉजी की बात है ना, टेक्नोलॉजी सपोर्ट से आजकल ये जो चीजें आ रही है। लेकिन अब जाइए जिस बिहार में वो जो आज भी जो है लिटरेट है, इलिटरेट का एक बड़ा मतलब ये दूरी है, ये बड़ा अंतर है। उस अवस्था में मैक्सिमम लोग इलिटरेट है और वो मुश्किल बहुत लोग सिग्नेचर कर पाते हैं, या कुछ 1-2 लोग टोया के पढ़ लेते हैं साफ साफ। तो वैसी अवस्था में ये सारा चीज जो है उनके लिए क्या है, बैठ क्या है, बीन बजाइए, बैठ टिपा बनाए। लेकिन उसमें और भी बात हम कहना ये चाह रहे थे, बात की देखिए ये तो पूरी बात हो गई, 12000 रुपया मिल जाए, ठीक है, व्यवस्था सही नहीं है, ये भी हम लोग बात कर लिए हैं। लेकिन एक और देखिए कि सरकार ने क्या मजाक किया सरकार क्या किया कि श्रम कानून में बदलाव कर दिया उसने। श्रम कानून में बदलाव करके उसको कह दिया कि 12 घंटा काम करो। अब बताइए 8 घंटा काम करने का कानून कितना लड़ भिगड़ करके लोगों ने जो हासिल किया, हम लोग सब लोग हासिल किया, पूरा दुनिया हासिल किया, और अब जो है उसको श्रम कानून को भी
तो एक तो यह है कि कानून में बदलाव उन्होंने कर दिया, श्रम कानून में बदलाव कर दिया। दूसरा कि जो बेरोजगार आ रहे हैं हमारे राज्य में, एक तरफ सरकार बोल रही है कि बड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि इनके लिए ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे रोजगार का जब अभाव है तो सरकार को एक कानून बनाने की भी जरूरत होगी। एक हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और खास करके ये हम लोग चर्चा भी हम लोग कर रहे थे, आपस में भी पहले भी कर रहे थे। अभी एक देखिए, सरकार ये दावा करती है कि हम सबको रोजगार से जोड़ेंगे, सबको, सबके लिए हम रोजगार मुहैया कराएंगे, सबको ये सारे चीज़ों से हम ये लैस करेंगे। लेकिन सब आप एक जैसे एक्ट में जो संशोधन हुए हैं, 8 घंटे के शिफ्ट को 12 घंटे की शिफ्ट में आप तब्दील किया आपने, तो वैसी अवस्था में आप जरा सोचिए कि आप सपोज कीजिए कि 1 करोड़ आपके पास काम है और मजदूरों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ है। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें, अगर 1 करोड़ बने सरकारी आंकड़ा समझिए, जिस किसी तरीके से भी हो, लेकिन वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो काम करते हैं, तो उसमें था कि जितना काम है उसके अनुपात में वो 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। मतलब कि कहीं किसी वो इंटरप्राइज, मतलब जो संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, वहाँ सपोज कीजिए कि जहाँ 50 मजदूर काम करते थे, तो वो 3 शिफ्ट में काम होता है। अगर 24 घंटा अगर वो काम करते तो 3 शिफ्ट होता था, 3 शिफ्ट होता था। लेकिन अब 12 घंटा का कानून अगर इम्प्लीमेंट होगा तो यानी कि 2 शिफ्ट होगा। हाँ, तो बाहर बिहार में तो खास करके फैक्ट्रियां नहीं है, और बिहार में और ज्यादा हम लोग अभी बिहार में जैसे नहीं, हम बिहार की ही बात कर रहे हैं ना। बिहार में भी अगर फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन जहाँ उपलब्ध है काम, कुछ मझौले और छोटे और कुटीर उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, और तो वहाँ भी तो यही सिस्टम लागू होगा ना। उनके साथ अभी ये बिल्डिंग निर्माण मजदूर जो है, उनके साथ बड़ा शोषण होगा। शोषण ये होगा कि वो तो पूरा शारीरिक काम है, और उसमें जो काम का घंटा है वो बढ़ा देगा तो पैसा भी नहीं देगा, और कहेगा कि तुम 9 बजे सुबह आइए तो 9 बजे रात को जाइए। तो इस तरह के उनके साथ परेशानी होने वाली है। यही स्थिति हो गई है कि जिस वक्त वो इस काम के अधिकार के लिए काम के घंटे की मांग हो रहे थे ना पूरे यूरोप के और दूसरे देशों में, उस काल में हम पहुंच गए हैं जहाँ मजदूर से उनके बच्चों की भेंट ही नहीं होती थी। उनके पापा कौन है या पापा कब आए हैं, कब गए, इसका भी वो उस वक्त जो ट्रेस नहीं मिल पाता था बच्चों को, माया बताया करती थी। उसी ढंग से अब वो सिचुएशन आ रहा है कि मजदूर सुबह जाएगा, घर से निकलेगा, और शाम को या रात को लौट के आएगा। तब तक बच्चे सो जाएंगे, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पापा कब आए और मेरे पापा कब गए। सही बात है। अब देखिए, सरकार जो कहती है, एक तो मजदूर की बात हम कर रहे थे हम लोग, तो मजदूर में तो हम लोग ठीक है, प्रवासी मजदूर या अपने यहाँ जो समाज में बिहार के अंदर में क्षेत्रों में जो असंगठित मजदूर हैं, या छोटे छोटे पेटी बिजनेस करने वाले, खोंचा वाले, छोटा छोटा व्यापार करने वाले, इन सब की स्थिति एक जैसी है, और सबकी परेशानी, और सबके लिए कोई खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा की सरकार गारंटी नहीं की है, ना उनको कोई किसी तरह का मदद कर रही है। इन सबको जरूरत है कि उनको अनाज पूरा मिल जाए और उनको 12,000 रुपये मिले। दूसरी तरफ देखिए, ऐसा है कि हमारे राज्य में जो खेती में काम करने वाले, कृषि में काम करने वाले लोग हैं, या खेती से जुड़े हुए कार्यों में हैं, वो भी बड़ी संख्या है, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे उसमें बटाईदार भी है, क्योंकि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो खुद तो खेती करते नहीं है, तो छोटे किसान हैं, बटाईदार हैं, इस तरह के 2 तरह के हैं। तो जो सरकार कह रही है लाभ के बारे में कि 20 लाख करोड़ में से हम इनको भी कुछ सहायता करेंगे, वो मिलेगा छोटे किसान, बटाईदार? तो कानून ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ढांचा आपने नहीं बनाया। अरे भैया, ये जो बिहार में जो बटाईदारों की जो संख्या है और बटाईदारों का जो स्टेटस है, वो साफ साफ है कि असल में वो रियल प्रोडक्टिव फोर्स है बिहार का, जो पूरे ये उत्पादन का जो जिम्मेवारी जिनके सर के ऊपर है, असल रियल प्रोडक्टिव फोर्स है बिहार का। वो किसानों के बिहार में जो काम करते हैं वो लोग, जिनको हम लोग किसान ने उनको, जिनको हम ये बटाईदार कहते हैं। तो दूसरी बात, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है
कि जो पहले से जो सब्सिडी वगैरह जो मिलते थे, जैसे खाद सब्सिडी, जैसे वो बीज के लिए जो सब्सिडी मिलते थे, या फिर कोई इस तरह के दुर्भिक्ष आने के बाद जो उनके लिए कंपनसेशन जो आते थे, तो वो उससे भी वो बटाईदार वंचित होते आए इस बिहार में और इस देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जो बातें होती है उसमें यह स्पष्ट होकर उभर के आया है। तो साफ साफ है कि इस संदर्भ में भी सरकार सचेत नहीं है, उनकी मंशा ठीक नहीं है, और जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं उनके अंदर भी उनकी भी नियति को साफ करने की जरूरत है। स्पष्ट और प्रखर ढंग से चीजों को उठाने और उसको लागू करने के दिशा में काम करने की जरूरत है। हम लोग बैठ करके सिर्फ बात तो बहुत करते हैं, लेकिन सरजमीन पर हम इम्प्लीमेंट करने के बारे में कोई हमारे पास न सटीक प्लानिंग है, न कोई योजना है। देख लीजिए अभी राज्य में जो संसाधन है इन सब कामों को करने, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और आगे रोजगार लोगों को उपलब्धता ठीक से हो, इसके लिए अगर सरकार को व्यवस्था करनी है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, और दो तरह के पैसों की जरूरत है। एक देखिए कि एनडीआरएफ जो है, मतलब डिजास्टर संदर्भ में जो उनको राज्य सरकार को करना है, एसडीआरएफ में जो पैसा डालना है उसके लिए, यानी कि राज्य में जो आपदा के चीजों से निपटने के लिए, तो उसमें राज्य सरकार को 75% खर्च करना है और 10% केंद्र सरकार को देना है। अब राज्य सरकार कहाँ से देगी? राज्य सरकार देखिए आज के दिन में क्या कर रहा है कि राज्य सरकार भी नहीं बोल रहा है, वो भी केंद्र की तरह काम कर रहा है। केंद्र के सिर्फ उसका एक नेटवर्क रह गया है, केंद्र उसका जीएसटी का हिस्सा। अभी देखिए जीएसटी आया है, जीएसटी में राज्य सरकार को हिस्सा होता है और उसी पैसे से अपने राज्य का विकास करते हैं। अब राज्य सरकारें इस पर चुप है, बोल ही नहीं रही है कि हमको राज्य में कितना पैसा चाहिए। अरे मेरा जीएसटी का पैसा जो ड्यूज है पिछले साल का वो दे दो तो हम अपना राज्य में ये सब पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। कोई नहीं, सारा कुछ सेंट्रलाइज हो रहा है, कानून सेंट्रलाइज हो रहा है, खाद्य व्यवस्था को देखिए सेंट्रलाइज किया जा रहा है, हेल्थ व्यवस्था को सेंट्रल, लॉकडाउन को सेंट्रलाइज कर दिया गया, ये सब कुछ केंद्रीकृत किया जा रहा है और इससे हमारा राज्य तो प्रभावित है। ये एक चीज जो हमारे जहन में बार बार उभर रहा है कि सरकार चाह रही है, इनकी जो मंशा है ना, ये जो अभी जो रनिंग जो गवर्नमेंट है या रनिंग पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के चीजों को धीरे धीरे केंद्रीकृत करते करते इसके पीछे की जो मंशा है वो पूरे संसदीय प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं और यहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली की नींव देना चाहते हैं। नहीं, इसमें हम लोग अब ये कहना चाहते हैं, चूंकि हम लोग काफी बात किए हैं कि जो सरकार जो है नौकरशाह या जो राजनेता हैं, राज्य सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग असक्षम साबित हुए हैं। इनको जवाबदेह बनना पड़ेगा और जवाबदेही के कमी के कारण आज हम सब लोग इस परिस्थिति में हैं। खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा या शिक्षा की व्यवस्था की गारंटी या काम के बारे में के या पूरा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिए, इसी से चलेगा। तो ज्यादा नहीं, हम लोगों ने जो चर्चा की है, जो लोग सुने हैं, इससे हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक बोल के माध्यम से जो लोगों को बताया वो पब्लिक भी इस बात को बोले। जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भी अपने चाय दुकान, पान दुकान, घर में जहां तहां अगर वो बोलने लगेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि इससे समाज बदलेगा और हम सब लोग होंगे। तो हम सब एक बार फिर से सब लोगों का शुक्रिया करते हैं और आप लोग कल फिर यहाँ पे 2 बजे हम लोगों को सुनिएगा। हमारे कोई न कोई मेहमान आपस में बातचीत करेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचेगा। शुक्रिया।